हेलो बच्चों, वेलकम बैक माई चैनल। ये 8वीं क्लास की किताब है वसंत और पार्ट 3 है बस की यात्रा। इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो कहते हैं लेखक कि 5 मित्रों ने तय किया कि 4 बजे जो शाम की बस आती है उसमें बैठ के और कहाँ जाएंगे, वो वापसी को जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की मतलब बस का जो नाम है वो जो है बस सतना के लिए, सतना जगह का नाम है, के लिए घंटे बाद मिल जाती है। जो जबलपुर से ट्रेन को मिला, मतलब जबलपुर उन लोगों को कहाँ जाना था, जबलपुर। तो जबलपुर में ट्रेन स्टेशन पे मतलब पहुँचा देता और ये सुबह अपने घर पहुँच जाते, क्योंकि उसमें 2 मित्रों को था जो उसे सुबह अपने काम पे हाजिर होना ही था, इसीलिए। और वापसी का यही एक रास्ता ज़रूरी बचा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और कोई बस था नहीं और उन्हें सफ़र करना ज़रूरी था। लेकिन जब लोगों ने कहा कि शाम वाली बस से समझदार आदमी नहीं जाते हैं, तो सब ने पूछा मित्रों ने, क्यों, रास्ते में क्या डाकू है? तो सब ने क्या आंसर दिया? नहीं, डाकिन है। मतलब कि डाकू जो होता है वो आदमी होता है, डाकिन होती है जो कि लेडीज़ होती है। तो कहा कि डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब बस को जब देखा तो उसमें उमंग आ गया कि ओह, बस आ गया, मुझे अब जाना है। खूब ययोबद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। मतलब बस की जो हालत थी, एक उस पर निशान वगैरह पड़े थे, जिस तरह से टूटने फूटने की। तो वो लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? क्योंकि बस जो थी उस पर बहुत सारी खरोंच वगैरह थी, तो बूढ़े लोगों को, उसमें जो बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था के थे, उसको कष्ट होता था कि इसमें कैसे जा सकते हैं। वो बस तो क्या थी, पूजा के लायक ही बची थी, उसमें जाने लायक नहीं था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? उसने क्या कहा कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलती है? वो मतलब बोलते हैं कि कैसे चलती है ये बस, वो देखना चाहते हैं अपने आप चलती है या फिर कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब बोलते हैं कि ऐसी बस है जो कि अपने आप चलते हैं, गजब हो गया, पहली बार देख रहा। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगे। मतलब उसने कहा कि चलो, जो डॉक्टर दोस्त थे उसने कहा कि चलो, डरो मत, अनुभवी है, मतलब नई नवेली
मतलब जो नई बसें अभी तक आई है उससे ज़्यादा विश्वसनीय, मतलब ये बहुत पुरानी है इसीलिए अच्छा है। हम तुम्हें अपने बेटों की तरह बस में बैठा कर लेके चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा हो रहे हैं दे रहे हैं, मतलब कि जो उन लोगों को छोड़ने के लिए आए थे वो इस तरह देख रहे जैसे कि वो अंतिम विदाई कर रहे हैं उनमें। उनकी आंखों में उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया तो सो जाएगा राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब वो कहते हैं जो उसे छोड़ने के लिए आए वो उसे बहुत घबराहट हो रही, तो लोग को ऐसा लग रहा था कि अब ये बचेगा नहीं, सोना आया है तो सोना ही पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा सबको। राजा रंग फकीर, राजा मतलब राजा रंग भिखारी है, जो फकीर होते हैं मांगने वाले, उन सबको भी जाना ही पड़ता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बस से जो इंजन है और हम भीतर इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब बस इतनी पुरानी थी और इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जैसे इंजन चल रहा था तो पूरा बस लग रहा था कि लोगों को कि हम इंजन पे ही बैठे हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस इतनी पुरानी थी कि उतना बेकार हो चुका था कि कोई भी चीज़ एक जगह नहीं था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि गांधी जी के जब असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस वक्त ये बस जरूर जवान रहेगी, मतलब उसी वक्त के बस लग रही थी। और उसे ट्रेनिंग मिल उस टाइम बस जो होगा उस टाइम बहुत अच्छा रहा होगा। पूरी आंदोलन के दौर गुजर जाने के बाद उसका सीट अब बच रखा है। सीट पर लग रहा था, सीट पर जो आदमी बैठे थे उन लोगों को कभी ऐसा लगता या तो हम सीट पे बैठे या फिर सीट हमारे ऊपर ही बैठ चुकी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब कि उसने क्या करा कि पेट्रोल जो बगल में रखा था उसे बाल्टी में उसे वो निकाल के और उसे नली से इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी में हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों बस जो है अचानक से रुक गई। फिर पेट्रोल की टंकी में छेड़ा, पता लगा उन लोगों को। फिर ड्राइवर जो निकाल कर रखे थे पेट्रोल बाल्टी में, उसको वो नली से भेजने लगा, जैसे कि बच्चे माँ को माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है शीशी से, उसी तरह। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझको उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता
वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब कि अब जो था उसमें पेड़ पौधे सब दिखते थे, पेड़ पौधे जो सब दिखते थे अगल बगल में। दृश्य जो था वहाँ का बहुत अच्छा था। तो उसे अब ऐसा लगता था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, उसका स्टीयरिंग टूट सकती है और स्टीयरिंग जो है वो भी टूट सकती है। तो वहाँ पे उसे जब पेड़ वगैरह दिखता था वो उसे उसको दुश्मन लगता था कि इस पेड़ से बस टकराएगी तो फिर टकरा जाएगी। तो वहाँ से जब उस पेड़ से निकल जाता है उसके आगे उस पेड़ से, तो फिर दूसरे पेड़ का इंतज़ार में रहता कि इस पेड़ से कहीं टकरा ना जाए। बस झील वगैरह दिखती तो उससे लगता कि कहीं भी बस जो है वो झील में गिर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब जो है बस जो है अचानक से रुक गया। अब बस जो है दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब कि वो बस जो अब अचानक से रुक गया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो चुकी थी, मतलब जब बस के जो बस के ड्राइवर्स थे वो कह रहे थे ना कि ये बस एकदम अच्छी है, फर्स्ट क्लास चलता है, तो उसी तरह से लग रहा था कि उसी तरह से उसको इसीलिए कह रहे कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई थी। कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि चांदनी रात है, उसमें वृक्षों की छाया के नीचे जो है बस हमें ठहरने को मिल चुका है। फिर उन्हें ऐसा लगता था कि ये वृद्धा, मतलब कि बस जो था उसे ऐसा लगता कि ये कोई बूढ़े हैं जिस पर हम बैठ के उनको उस पर आ रहे थे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। हिस्सेदार साहब जो थे उसने बस के इंजन को खोला और सुधार किया। बस आगे तो चली पर उसकी जो चाल की रफ्तार थी वो और धीरे धीरे कमी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी के रास्ते टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि वो बोलते थे। धीरे धीरे जो था उसकी लाइटें वगैरह जो बस की होती वो और कम होती चली गई। तो चांदनी रातें थी तो वहाँ पे जो चांद की रोशनी की वजह से जो वहाँ पे वो एक बस रेंगने जैसे चल रही थी, जैसे धीरे धीरे चलना होता है उसी तरह रेंग रही थी बस। तो जब कोई आगे से और पीछे से गाड़ी आती जाती दिखती तो वो साइड किनारे हो जाती कि बस, और बोलती कि तुम निकल जाओ, अब मेरी उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब कि एक पुलिया के ऊपर जैसे ही बस पहुँचा तो क्या हो गया, टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। मतलब जब पंक्चर होते हैं तो बस गाड़ियाँ हिल जाती है, तो उसी तरह से हिलकर और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस की जो स्पीड, कोई भी गाड़ी की जब टायर पंक्चर होती है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो उछल जाती है आगे की ओर, लेकिन बस की स्पीड तो थी जो वो तो बहुत कम थी, तो इसीलिए वो उछली नहीं, बस रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं,
फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब कि उनका जो बैठे थे 5 दोस्त, उसमें से कहना था सबका कि बस का जो ड्राइवर था उसे पता था कि टायर की हालत क्या है, वो चलने लायक नहीं है, फिर भी वो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने टायर नहीं बदला। कहते हैं कि अगर बस तेज़ रहती तो खाई में गिर जाती और हम सब मर जाते, तो वहाँ पे स्वर्ग में देवता भी हाथे पसार खड़े रहते कि देखो ऐसा इंसान आ रहा है जो टायर न बदलने के कारण प्राण दे दिए, लेकिन टायर को नहीं बदला। यह एक हिम्मत वाले का काम है और ये दुर्लभ साहस है। बहुत ही इसमें साहस है। ऐसे योद्धा को कोई क्रांतिवीर होना चाहिए था जो कि अपनी बातों पे अटल है। क्रांति के लिए जो सबसे ज़्यादा लड़ सकते हैं, जो सहन शक्ति वाले हैं। दूसरा घिसा टायर लगा, बस फिर चली। अब जो टायर जो था, नया टायर न लगा के उसी का जो पुराना वाला टायर था वो लगा दिया और फिर बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। मतलब कि अब उन लोगों को ऐसा लगा कि इस बस में भी बैठ के हम वक्त पे क्या होंगे, वहाँ पे पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अब कहीं जा ही नहीं सकते इस बस से, बस यहीं पे हम अटक के रह गए हैं बस में ही। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी। मैंने जैसे पहले कहा कि उन लोगों को ऐसा लगता था अब बस इसी ज़िंदगी में गुजरेगी, अब सीधे यहीं से हम लोग क्या होंगे, मतलब मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब कि अब क्या हुआ, अब उन लोगों को जल्दी पहुंचने की तो उम्मीद छूट चुकी थी। अब वो लोग सोच ले कि हमारी जो ज़िंदगी है इसी बस में गुजर के रह जाएगी, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी ज़िंदगी इसी बस में ख़त्म हो जाएगी। अपनों से जो मिलने की तमन्ना थी वो सब अब ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग हार के फिर उसी बस में बैठ गए और अपने बेताबी, मतलब कि अपने अंदर की जो बेचाहत थी कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, हम काम करेंगे अगले दिन जाके, वो अब ख़त्म हो चुकी थी। सुकून से जाके बैठ गए कि अब बस जो है इसी बस है, यही बस है और कुछ भी आगे कोई मंजिल अब नहीं है। अब सारी चिंता छोड़ छाड़ के अब सब आपस में क्या करने लगे, हंसी मजाक करना शुरू कर दिए कि अब ज़िंदगी ऐसी ही गुजरेगी और यहीं से हमारी ज़िंदगी इसी बस में ख़त्म हो जाएगी। हम अब अपने घर ना तो घर पहुंच पाएंगे और ना ही अपने ऑफिस वक्त पे पहुंच पाएंगे। तो हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि एक बस की कहानी है जो कि किस तरह से बस की टायर पुराने ज़माने की होती है। वो आंदोलनकारी ज़माने के होते हैं जो असहयोग आंदोलन और क्रांतिवीर सब की तरह रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा अटल रहना चाहिए कि हमें कोई भी अगर सही फैसला है तो हमें उसे तुरंत लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए कि जल्दबाजी में हम कुछ भी कर लेते हैं। आज 5 दोस्त जो हैं वो जल्दबाजी में ही वो बस में बैठे कि हम इस बस से पहुंच जाएंगे। लोग जो है उन्हें मना करते रहे लेकिन वो नहीं माने, सोचे हम वक्त पे पहुंच जाएंगे और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो बहुत देर से ही पहुंचे वहाँ पे। देर से पहुँचे कि अब पहुँच ही नहीं पाए वक्त पे और उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब हम कभी अपने घर गांव अपने लोगों के पास पहुँच सकते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। हमें हड़बड़ाहट किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।